बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। हमने लास्ट में मनी और मनी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम बैंक से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ बैंक में सबसे पहले है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ये तो आपने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है बेसिकली, जो बोरर को लेंडर से मिलाता है। बोरर को लेंडर से मिलाता है यानी वो लोग जिनके पास इजाफी पैसा है वो बैंक में जमा कराते हैं और बैंक उस इजाफी पैसे को आगे लेंड करता है, बोरर को देता है, और वो उससे कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ या कोई भी डोमेस्टिक यूज़ या स्पेंडिंग वगैरह के लिए लोन लेते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम करता है। इंटरमीडियरी मतलब जो दो पर्सनस को मिलाता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स आर ऑफन कॉल्ड हाई स्ट्रीट बैंक, क्योंकि ये हर जगह जगह मौजूद होते हैं, हर स्ट्रीट में मौजूद होते हैं, इसलिए हाई स्ट्रीट बैंक बोलते हैं। बिकॉज दे हैव रिटेल ब्रांचेज लोकेटेड इन मोस्ट सिटीज़, क्योंकि इनकी रिटेल ब्रांचेज रिटेल वैसे ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे कस्टमर्स का आना जाना होता है। तो रिटेल ब्रांचेज मौजूद होती हैं इन मोस्ट सिटीज़ एंड टाउन। हाउएवर मैनी बैंक्स प्रोवाइड टेलीफोन एंड ऑनलाइन बैंकिंग भी दे रहे हैं फैसिलिटी फॉर देयर कस्टमर, सो दैट देर इज़ नो नीड टू विज़िट ब्रांच। हमें ब्रांच विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती। कमर्शियल बैंक, अब तो हर बैंक की अपनी एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन बैंकिंग ले लें आप। उसमें बिल की पेमेंट और डिपॉज़िट तो आपको खुद ही कराना पड़ता है, लेकिन कोई डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉज़िट कराए या आपने ट्रांसफ़र करवाना है या करना है, वो ईजी हो जाता है। तो commercial banks were originally set up to provide financial service for small businesses. Small business के लिए ये financial services देते हैं, but now they provide services for everyone from private individual to both large and small business. These services will include accepting deposits of money and saving, helping customer make and receive payments, making personal and commercial loans, यानी आप लोन वगैरह भी देते हैं, कस्टमर का रेवेन्यू रिसीव भी करते हैं, उनकी पेमेंट भी करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसके शेयर्स ख़रीदने हों या बेचने हों, उसका भी ये काम करते हैं। आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस भी करते हैं। ऑपरेटिंग पेंशन फंड्स, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन को भी ऑपरेट करते हैं। वो पेंशन उनके अकाउंट में आती है और वहाँ से फिर विदड्रॉ करते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग एडवाइस भी देते हैं आपको कि टैक्स किन किन कामों पे कितना कितना पड़ेगा और फाइनेंशियली आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को भी डील करते हैं, यानी अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे अगर वो डॉलर्स चाहिए तो मुझे बाहर से कोई चीज़ बाय करनी है तो ये अरेंज करके देते हैं, ठीक है। अब इनके साथ चलने के लिए, कमर्शियल बैंक के साथ चलने के लिए हमारे पास कुछ रूट्स हैं, यानी आपको इनके साथ अकाउंट ओपन करना पड़ता है कि आप इनके साथ किस तरह से आप इनके कस्टमर बन सकते हैं। उसके लिए हमारे पास टाइप ऑफ अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है। डिपॉजिट अकाउंट इज़ अ करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एनी अदर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट विच अलाउ मनी टू बी डिपॉजिटेड एंड विदड्रॉ बाय द अकाउंट होल्डर, यानी आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं, विदड्रॉ भी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये जो डिपॉजिट अकाउंट है, बेसिकली डिपॉजिट अकाउंट फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की बात होती है। जिसके पास एक्सेस पैसा है वो चाहता है कि वो 5 साल के लिए डिपॉजिट करा दे और हर महीने उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले, ताकि उसकी एक मंथली रेवेन्यू जनरेट होता रहे। करंट अकाउंट और चेकिंग अकाउंट इज़ यूज बाय द अकाउंट होल्डर फॉर एवरी डे ट्रांजेक्शन्स। ये नॉर्मली बिजनेसमैन खोलते हैं जिन्होंने रूटीन की ट्रांजैक्शन करनी, कभी पैसा इन हो रहा है, कभी आउट हो रहा है, यानी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। तो अब इसमें मैंने आपको बताया आपको इंटरेस्ट मिलता है लॉन्ग टर्म, अगर आपने डिपॉजिट कराया तो आपको हैवी इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका पैसा वो सिर्फ उसको महफूज रखेंगे और जब आप चाहेंगे आपको विड्रॉ कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो मोस्ट पीपल विल हैव देयर वीकली और मंथली वेजेस और सैलरीज पेड डायरेक्टली इनटू द करंट अकाउंट, यानी हम अगर एज एम्प्लॉय कहीं काम करते हैं तो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा हो जाते हैं और वो हम थोड़े थोड़े करके फिर विदड्रॉ कर लेते हैं। पेमेंट फ्रॉम अ करंट अकाउंट कैन बी मेड यूजिंग चेक के थ्रू पेमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ देयर अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस।
सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट इज़ अ प्लेस टू स्टोर योर सेविंग। सेविंग अकाउंट आप अपनी सेविंग को स्टोर करते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलता है। इंटरेस्ट विल यूजली बी एडेड टू योर सेविंग। इंटरेस्ट आपकी सेविंग में फिर ऐड कर दिया जाता है हर महीने बाय अ बैंक, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव सेव्ड। डिपेंड करता है कि आप कितना सेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मिलता है। एंड हाउ ऑफन कैन यू मेक विदड्रॉ, और कितना जल्दी आप बार बार विदड्रॉ करते हैं। द मोर यू हैव सेव एंड द फ्यू टाइम यू आर एबल टू मेक अ विदड्रॉ, जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे और कम आप निकालेंगे तो द बेटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आप पैसे को बैंक में पड़ा रहने दें ज़्यादा देर तक, तो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप बार बार निकालेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली जितना, अगर आपने 1 लाख रुपया रखा है और वो आपने बार बार निकाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो वो फिर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। अच्छा, सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट में फिर क्या फ़र्क हुआ? बेसिकली डिपॉजिट अकाउंट जो है उसे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। यहाँ तो उन्होंने कहा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पे मसला ये है, डिपॉजिट अकाउंट जो सा है वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, यानी 5 साल के लिए आपने डिपॉजिट करा दिया। अब उसमें इंटरेस्ट बड़ा अच्छा मिलता है आपको, लेकिन उसमें अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते आप विद अ प्रायर अप्रूवल। यानी आपको बैंक विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन बैंक की अप्रूवल चाहिए, फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल के लिए बैंक ने आपको कह दिया जी आपने अकाउंट में रखना है तो आपने रखना है। उसके बाद अगर आप कहते हैं जी बीच में आपको ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए। लेकिन सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक की कोई आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आप फौरी तौर पर बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे। फिर इंटरेस्ट भी मिलता है इधर, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। समझ आई बात कि नहीं? तो इसी तरह अब आगे अब टाइप ऑफ लोन है, ठीक है। टाइप ऑफ लोन में ओवरड्राफ्ट, मैंने अभी रिसेंटली आपको अकाउंटिंग में भी पढ़ाया है कि ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है। ओवरड्राफ्ट अलाउ बैंक कस्टमर, यानी ये बैंक कस्टमर को अलाउ करता है टू ड्रॉ देयर अकाउंट बाय एन एग्रीड अमाउंट, कि एक एग्रीड अमाउंट तक वो ओवरड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह आप अपना प्रीपेड आपका कनेक्शन हो यूफोन का या जैज़ का, तो उसमें अगर बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आपसे कुछ रुपीज़, एक लिमिट होती है कितने रुपीज़ आप लोन के तौर पे ले सकते हैं जब तक कि आप नया कार्ड नहीं डालते। तो इसी तरह ये आपको एक एग्रीड अमाउंट होती है, एग्रीड टाइम होता है, उस टाइम तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को पता होता है कि किसी भी लम्हे आपको वो पैसे उस बैंक में आ जाने हैं तो वो पहले अपना लोन विड्रॉ कर लेगा। तो इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट शॉर्ट टर्म लोन। ये एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कि कन्वीनियंट है, आसानी से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल टू पे अनएक्सपेक्टेड बिल्स, आपके कोई अनएक्सपेक्टेड बिल्स आ गए हैं तो उनको पे करने के लिए इंटरेस्ट इज चार्ज, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है डेज़ के हिसाब से। पर्सनल लोन क्या होता है? रीपेड विद इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लोन लिया, से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर कमर्शियल लोन, कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपने लोन लिया, इज़ अ लोन टू अ बिजनेस टू पे फॉर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द परचेज ऑफ मटीरियल एंड मशीनरी वगैरह परचेज करने के लिए आपने लोन लिया, तो द लोन इज़ रीपेबल विद इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। Mortgage is a long-term loan, often up to 25 years, used by people or firm to buy property. ठीक है, मॉर्गेज इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन है ये, ऑफन अप टू 25। मॉर्गेज क्या है जी? आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेना होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके बैंक के पास रखवाते हैं और बैंक आपको लोन देता है, जिसे हम गिरवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पर आपको हैवी इंटरेस्ट भी मिलता है, और दूसरी बात आप अपने घर को बेच भी नहीं सकते जब तक आपका मॉर्गेज नहीं उतरता। द लोन इज़ सिक्योर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। लोन सिक्योर होता है क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी होती है कि भाई ये घर के डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देता है। मीनिंग दैट इफ़ द लोन कैन नॉट बी रीपेड, अगर लोन रीपेड नहीं होता तो बैंक को ये सिक्योरिटी होती है द प्रॉपर्टी हैज़ टू बी सोल्ड टू रीपे द डेट, कि वो प्रॉपर्टी को बेच के अपना डेट रिकवर कर सकता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ पेमेंट, यानी अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मेथड क्या क्या है। पहला मेथड है कैश या चेक है। कैश पहले तो वो सारी बात है, हम कैश तो जनरली एक्सेप्टेबल है, तो वो तो हम इजीली कर रहे हैं। यूजिंग कैश और नोट एंड कॉइन इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विस इन पर्सन, यानी आपने किसी को भी इन पर्सन पे करना है तो आप कैश के थ्रू करते हैं। मैनी बैंक अलाउ अकाउंट होल्डर टू विदड्रॉ कैश
थ्रू ATM और आप उसकी पेमेंट करते हैं। दूसरा मेथड है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है कि आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे निकल जाते हैं। इज़ एन ईजी वे टू मेक रेगुलर पेमेंट ऑफ वेरिंग अमाउंट टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम योर अकाउंट। जिस तरह हम कहीं शॉपिंग करते हैं तो हम अपना कार्ड देते हैं उनको, वो कार्ड स्वाइप करते हैं और पेमेंट हो जाती है, तो वो डायरेक्ट डेबिट है। यानी आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल टू पे मंथली बिल्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिसिटी और, तो बैंक उसको डायरेक्ट डेबिट कर लेता है। अब देखो, एक डेबिट हम करते हैं, अकाउंटिंग में हमने पढ़ा हुआ है, एक डेबिट, अभी हम अगर कैश बुक का चैप्टर देखें तो उसकी डेबिट साइड का मतलब है कि पैसे आ रहे। तो जब हम डेबिट करते हैं तो बैंक भी तो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, तो बैंक उसको क्रेडिट करता है। यानी जिसको हम डेबिट करते हैं उसको बैंक क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, हमारे लिए वो एसेट है। तो बैंक जिसको हम क्रेडिट करते हैं, जिस हम पेमेंट होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक उसको डेबिट करता है। यानी बैंक के डेबिट करने का मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, तो ये वो वाला डेबिट है। क्या डायरेक्ट डेबिट? डायरेक्ट डेबिट मीन्स पेमेंट टू द सप्लायर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एक्सेट्रा हम डायरेक्टली पे कर देते हैं। इज दैट क्लियर ना? फिर चेक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो चेक, एक चेक बुक देता है बैंक हमें, उस चेक बुक में यूँ लिखा होता है पे, नाम लिखा होता है, आगे डॉलर अमाउंट लिखी होती है। तो ये हम अमाउंट लिखते हैं इन वर्ड्स और ये अमाउंट इन फिगर, और यहाँ साइन कर देते हैं, यहाँ डेट लिखते हैं, तो ये हमारा अकाउंट चेक के थ्रू, चेक हम किसी को भी देंगे तो इससे पेमेंट हो जाएगी। फिर है डायरेक्ट डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड का मतलब है इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेबिट कार्ड हम जिसमें शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हम स्वाइप करते हैं, स्वाइप थ्रू अ पेमेंट मशीन होती है, योर बैंक डिटेल एंड द अमाउंट टू बी विदड्रॉन फ्रॉम योर अकाउंट। आप फिर उसके ऊपर पिन अपनी डालते हैं जिसमें आप ऑथराइज करते हैं कि ये मेरे अकाउंट से पैसे चले थे। जैसे पेट्रोल पंप पे भी हम कार्ड्स के थ्रू करते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? ये दोनों एक तरह के कार्ड होते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड जो है वो है कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो आप निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपको एक लिमिट दे दी जाती है क्रेडिट की, लोन की, कि 2 लाख तक आपका ये क्रेडिट कार्ड ऑपरेट करेगा। तो वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन बैंक आपको 2 लाख की लिमिट देता है कि आप उसमें जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। सम टाइम आपके अकाउंट में पैसे नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें, लेकिन फिर बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है डेबिट कार्ड के ऊपर। डेबिट कार्ड के तो आपके अपने पैसे हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपके पैसे नहीं हैं। Credit card can be used to make payment in much the same way as debit card. डेबिट कार्ड की तरह ही ऑपरेट करता है, एक्सेप्ट इट अलाउ द कार्ड होल्डर अप टू अ मंथ और अ लॉन्गर टू पे फॉर परचेज मेड। यानी परचेज जो आपने की है उनकी पेमेंट तो बैंक कर रहा है, लेकिन आप उनकी पेमेंट 1 महीने तक कर सकते हैं या 1.5 महीने तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर करेंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड देखो प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म लोन होता है, इंटरेस्ट इज पेबल इफ द अमाउंट ऑन द क्रेडिट कार्ड इज नॉट रीपेड इन फुल इन द स्पेसिफाइड पीरियड। यानी ये इसका एक फ़ायदा ये है, अब हर बंदा क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करता है? उसे पता है कि मुझे 1 महीने तक की छूट है। यानी अगर मुझे से 2 लाख की किसी को पेमेंट करनी है तो 2 लाख का क्रेडिट कार्ड मेरे पास मौजूद है, तो वो मुझे बैंक अलाउ कर रहा है कि 1 महीने तक तुम मेरा 2 लाख यूज़ कर लो, उस पर कोई पेमेंट नहीं है एक्स्ट्रा। हाँ, अगर 1 महीने से एक दिन भी ऊपर होगा तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो लोग इस लालच में क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, और वो फिर अक्सर स्पेसिफाइड पीरियड्स के बाद तक भी पेमेंट नहीं कर पाते, और वो फिर इंटरेस्ट उनको पड़ता रहता है। यानी वो फटाफट लोन तो ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कि भाई हम 1 महीने में पे कर देंगे, हमें पे पैसे नहीं दे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन नॉर्मली वो नहीं पे कर पाते और बैंक के इस एक तरह के झांसे में वो आ जाते हैं और फिर वो चलते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट यूनियंस। तो क्रेडिट यूनियंस बेसिकली इज़ एन कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। ओन्ड बाय एंड फॉर इट्स मेंबर, ओन्ड बाय एंड फॉर, यानी ये कुछ मेंबर मिलके ये बनाते हैं और वो अपने ही फ़ायदे के लिए बनाते हैं। क्यों? जैसे क्रेडिट यूनियन वर स्टार्टेड बाय पीपल हु वर्क और लिव टुगेदर टू प्रोवाइड लो कॉस्ट लोन्स, ताकि वो एक दूसरे को लो कॉस्ट लोन दे सकें। तो मेंबर्स को हु वर ऑन लो इनकम, जिनकी इनकम कम है। आपने सुना होगा कमेटियों का, बहुत सारे गांव वगैरह में लोग कमेटी डालते हैं, 8-10 लोग मिलके हर महीने पेमेंट करते हैं, से 2 लाख की
कमेटी में वो 10,000 हर बंदे को डालते हैं, तो वो हर महीने 10,000 एक बंदे ने देना है। अब वो 20 लोग जो हैं वो एक महीने में 2 लाख इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो किसी एक मेंबर्स को कह देते हैं जी ये इस महीने 2 लाख तुम्हारा, इस महीने तुम्हारा, और इस तरह ही ये लोन क्रेडिट यूनियंस चलती हैं। ये बिजनेसमैन खोलते हैं और वो करते हैं कि ताकि उन्हें बैंक से लोन ना लेना पड़े। बैंक इंटरेस्ट पे लोन देगा तो वो इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, टू हेल्प विद होम रिपेयर, स्कूल फ़ी एंड मेडिकल एक्सपेंस वगैरह के क्रेडिट यूनियंस आर पॉपुलर इन द USA एंड मैनी हैव नाउ एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ सर्विस दे ऑफर। अब उन्होंने अपनी सर्विसेज और बढ़ा ली हैं टू इंक्लूड चेक्स, क्रेडिट कार्ड एंड लोन टू द स्मॉल बिजनेसेस। फिर है म्यूचुअल सोसाइटीज़। These are also known as savings and loan associations। ये लोन एसोसिएशंस भी हैं, एसोसिएशन बिजनेसेस को ही बोलते हैं, और बिल्डिंग सोसाइटीज़ भी। इन सम कंट्रीज दे आर ओन्ड बाय एंड रन ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर। ये भी ओन्ड बाय और रन ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स हैं और को कस्टमर। ट्रेडिशनली दे स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग मॉर्गेज। अब ये ज़्यादातर मॉर्गेज लोन देते हैं। वो ऊपर वाले क्रेडिट यूनियन तो हर तरह का लोन किसी भी वजह से दे सकते हैं, ये मॉर्गेज लोन देते हैं। मॉर्गेज आपको मैंने बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। टू बाय प्रॉपर्टी बट नॉट नाउ ऑफर मैनी। अब ये और भी कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आपके पास सरप्लस पैसा है, आप उनको दे दें, वो आपको कुछ ही महीनों में उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा देते हैं। वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं वो हर महीने एक फ़ंड जनरेट करती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ का, जिसे हम प्रोविडेंट फ़ंड बोलते हैं। प्रोविडेंट फ़ंड बेसिकली क्या होता है? प्रोविडेंट फ़ंड जो कंपनीज है जिनमें 100 से ऊपर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या करती हैं, वो से हर एम्प्लॉई को, वो एक एम्प्लॉई है उसको 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो अब हर महीने वो 1 लाख का 10% एम्प्लॉई की सैलरी में से डिडक्ट करेंगे, विच इज़ 10,000 रुपीज़, और 10,000 वो अपनी पॉकेट में से डालेंगे। ठीक है, टोटल हो गया 20,000। वो 20,000 का फंड्स हर महीने जनरेट करेंगे। अब एम्प्लॉई वहाँ 5 साल से काम करता है, तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर लें आप 12 से, तो 2,40,000 एक साल का उसके अकाउंट में फ़ंड जमा हो जाता है। तो 5 साल का आप हिसाब लगा लें, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 12-13 लाख रुपया बनता है। तो वो जब रिटायर्ड होने लगता है या वो छोड़ने लगता है या टर्मिनेट कर दो या वैसे निकल जाए वो बंदा, तो वो एट द टाइम ऑफ लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन उसको एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है, जिससे वो जो है वो हैप्पीली उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है। तो ये एक तरह का प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है जी, जो हर कंपनी जनरेट करती है। अब वो हर महीने इतने सारे एम्प्लॉई की अमाउंट डिडक्ट करती है और इक्वल अमाउंट ही अपनी पॉकेट में से भी डालती है। अब वो उसको तिजोरियों में तो सेव नहीं कर सकते इतने ज़्यादा कैश को, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो ये तो एक कंपनीज़ की एग्जांपल होगी। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इंडिविजुअल्स भी अपने एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्टमेंट बैंक के हवाले करते हैं और वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दीज बैंक स्पेशलाइज इन हेल्पिंग लार्ज बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन रेज फाइनेंस फंड्स देयर ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन को फंड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, यूजली थ्रू हेल्पिंग दैम टू इशू एंड सेल स्टॉक एंड शेयर ऑन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की सेल परचेज पे इन्वेस्टमेंट होती है। ज़्यादातर ये शेयर्स की सेल परचेज करते हैं, उनमें देखते हैं, या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इनको पता चल जाता है आने वाले वक्त में ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, तो वो डॉलर खरीद लेंगे, और जो ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होगी वो डॉलर बेच देंगे, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने से वो प्राइस ऊपर जाएगी तो बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस ऑन कंपनी मर्जर एंड टेक ओवर। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है, दूसरे बिजनेस को ख़रीदना चाह रही है या मर्ज करना चाह रही है, तो ये उसको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि इज़ इट प्रॉफिटेबल और नॉट। यानी बेसिकली ये जो बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एडवाइस देते हैं कि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको आगे और मज़ीद जो है वो कोई बिजनेस खरीदना चाहिए कि नहीं। फिर इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंकिंग जो है वो आपको पता है, इस्लाम में इंटरेस्ट जो है इस्लाम में जो है इंटरेस्ट
जो है वो हराम है। तो इसलिए जितने भी मुस्लिम अमीर तरीन लोग हैं वो बैंकों में पैसा रखवाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए उनके लिए एक इस्लामिक बैंकिंग के नाम से एक टर्म यूज़ होती है जो इस्लामी शरिया के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट देती है, और इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट चलता है। इस्लामिक बैंकिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक शरिया लॉ विच फॉरबिड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट को फॉरबिड करती है, चार्जेस एंड पेमेंट। इंस्टेड एन इस्लामिक बैंक कैन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द फी इट चार्ज कस्टमर्स फॉर बैंकिंग सर्विस। ठीक है, तो वो चार्जेस देता है, बस फी इट चार्जेस कस्टमर फॉर बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग बैंक लोन्स एंड पीपल हु डिपॉजिट देयर मनी विल अर्न शेयर ऑफ बैंक प्रॉफिट। तो बैंक जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है उससे जो प्रॉफिट आता है वो उसमें वही शेयर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बार बार पेपर में आया भी। ये जो क्वेश्चन है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। सेंट्रल बैंक इज़ अ सेंटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम का सेंटर है इन मोस्ट कंट्रीज। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ नेशनल करेंसी। यानी जो मेन फंक्शन है इसका, ये नेशनल करेंसी को क्या करता है, उनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। जैसे हमारे मुल्क में आप देखें नेशनल करेंसी रुपीज़ जो है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो रोज़ नीचे से नीचे जाता जा रहा है। यानी डॉलर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है, उसका एक्सचेंज रेट डाउन होता जा रहा है। तो हमारी नेशनल करेंसी स्टेबल नहीं है पाकिस्तान की। तो लेकिन ये सेंट्रल बैंक यानी ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने में फ़ेल हो चुका है। वो क्यों फेल हुआ, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मेन सेंट्रल बैंक का फंक्शन यही होता है कि वो उसने एक तो तमाम सारे मुल्क के बैंक्स को कंट्रोल करना होता है, दूसरा उसने नेशनल करेंसी को स्टेबल करना होता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हम आगे भी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है सेंट्रल बैंक हर मुल्क का अलग होता है। पाकिस्तान का जो है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट उसको बताती है कि मुल्क की सिचुएशन है, इसके मुताबिक पॉलिसी बनाओ जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी आए, करेंसी स्टेबल हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई आपने देखा था, मनी की क्वालिटी में मनी क्या होती है, स्केर्स होती है। अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अभी पाकिस्तानी करेंसी जो है वो क्यों उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की गई, नए नोट इशू किए गए, और नए नोट इशू करने के पीछे बैकअप था ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि बैंक जब नोट इशू करता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि जब हर चीज़ पैसों से ख़रीदी जाती है तो नोट भी हम खुद इशू कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा क्यों नहीं इशू कर सकते नोट। तो ये सवाल जब आएगा माइंड में तो उसको मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क के अंदर नोट इशू तब करने चाहिए। देखें नोट क्या है, नोट है कि इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे। अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है तो ज़्यादा नोट इशू करने से तो क्या होगा, फिर ज़्यादा लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, ज़्यादा लोग फिर उस चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करेंगे जो चीज़ लिमिटेड इन सप्लाई है, जो मार्केट में कम तादाद में, पैसा लोगों के पास ज़्यादा है। तो फिर उस हर कोई कहेगा कि मैं ज़्यादा कीमत देता हूँ मुझे ये मिल जाए, दूसरा कहेगा मैं इससे भी ज़्यादा देता हूँ मुझे मिल जाए। तो इस काम को हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हो जाती है। तो मनी इशू करनी चाहिए, प्रिंट इशू करने चाहिए नोट, लेकिन वो तब करने चाहिए जब मार्केट में उसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी मौजूद हों। अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं हैं और आप नोट पे नोट इशू किए जाएंगे तो मार्केट में फिर इन्फ्लेशन होगी, और इन्फ्लेशन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसमें इन्फ्लेशन का पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे, उसमें हमारी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक जो है वो सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, और वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, और इंटरेस्ट रेट को भी वही बताता है कि मार्केट में इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करो लोन के ऊपर या बोरिंग के ऊपर। अच्छा, इन मैनी कंट्रीज द सेंट्रल बैंक इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ही ओन करती है, कोई प्राइवेट इदारे नहीं करते। एंड रन बाय अ पब्लिक कॉरपोरेशन, और एज ए पब्लिक कॉरपोरेशन चलता है ये।
वेलफेयर इसका पर्पज़ होता है या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, इसका प्रॉफिट कमाना पर्पज़ नहीं है। द ओल्डर सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड इन द बैंक ऑफ स्वीडन था, सबसे पुराना विच वाज ओपन इन 1668 में। दिस वाज फॉलोड इन 1694 बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड, फिर बाद में बैंक ऑफ इंग्लैंड आया जो कि 1694 में आया। A central bank usually perform the following function. It issues notes and coins for the nation's currency. It issues notes and coins for the nation's currency. ये तो मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि ये इशू करता है, नए प्रिंट करता है नोट वगैरह, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा फंक्शन, इट मैनेज पेमेंट टू एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट, हमारा बैंक क्या है, हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो कोई बैंक चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट हो, या गवर्नमेंट जो खर्चे करता है वो विदड्रॉ करे, पेमेंट्स करे, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है। द टैक्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी टैक्स सारे का सारा जो या अदर रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के, वो सारे कहाँ कलेक्ट होते हैं, वो सेंट्रल बैंक में कलेक्ट होते हैं। इट विल बी हेल्ड इन एन अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ खुलता है, सेंट्रल बैंक में। तो गवर्नमेंट पेमेंट कहाँ होती है, इंक्लूडिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग रोड्स एंड वेजेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये कहाँ पे होती हैं, ये किन के थ्रू होती हैं, सेंट्रल बैंक के थ्रू होती हैं। इट मैनेज द नेशनल डेट। अब देखिए गवर्नमेंट का एक है रेवेन्यू, एक है एक्सपेंस। तो रेवेन्यू जब ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सरप्लस। तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, सरप्लस। और जब एक्सपेंस ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, यानी आपकी इनकम है 1 लाख और आपका एक्सपेंस हो जाता है 1,50,000, तो 50,000 कहाँ से पूरा करेंगे, वो फिर डेट लेंगे। तो उसको हम डेफिसिट सिचुएशन बोलते हैं कि वो डेफिसिट में जा रहा है, यानी डेट लेके उसको फिर पूरा करेगा। अब डेट नेशनल भी लिया जाता है, इंटरनेशनल भी लिया जाता है। यानी नेशनल डेट का मतलब है गवर्नमेंट डेट ले रही है अपने लोगों से। तो सेंट्रल बैंक कैन इशू एंड रीपे पब्लिक सेक्टर डेट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब नेशनल डेट का की एक जो एग्जांपल है वो है बॉन्ड्स, जिसमें प्राइस बॉन्ड्स हम खरीदते हैं। तो प्राइस बॉन्ड हम एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो कि बैंक ने कहा होता है कि भाई आपका, सेंट्रल बैंक यानी गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप से 40,000 का एक प्राइस बॉन्ड है, आप खरीदेंगे तो उसमें 7 करोड़ का इनाम निकलेगा। तो हम इस उम्मीद से कि हमारा इनाम निकले, हम वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब वो 3 महीने बाद अगर उसका इनाम नहीं निकलता तो हम फिर वो इंतज़ार करते हैं और हम इसी उम्मीद के साथ उस बॉन्ड को अपने पास रखते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक हम चाहें। और उतनी देर में गवर्नमेंट का जो है वो बेसिकली वो बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड गवर्नमेंट को डेट है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ। अब गवर्नमेंट ऐसे लाखों लोगों से वो डेट लेके अरबों डॉलर्स डेट यूटिलाइज करती है और 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं पे करती, या उसके बदले में जो चंद लोगों को वो इनाम देती है, वो इनाम अगर हम उस इंटरेस्ट से कंपेयर करें जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़े अगर वो लोन बैंकों से ले, तो वो इंटरेस्ट बहुत हैवी अमाउंट है। तो उसके बदले में वो फ्यू लोगों को इनाम दे के लाखों लोगों की उम्मीद को से फ़ायदा उठा लेती है। तो वो नेशनल डेट है, ठीक है। तो ये सारा अरेंज कौन करता है, ये सेंट्रल बैंक करता है। मुझे अगर प्राइस बॉन्ड चाहिए तो मैं जाता हूँ सेंट्रल बैंक अपने शहर के ब्रांच में, जो सेंट्रल बैंक की ब्रांच है वहाँ जाता हूँ, जैसे लाहौर सेंट्रल बैंक है, वहाँ पे जाता हूँ। लाहौर स्टेट बैंक की ब्रांच है, तो मैं वहाँ जाके प्राइस बॉन्ड खरीदता हूँ, वो मुझे फौरी तौर पे कर देते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल डेट को भी ये मैनेज करता है। इंटरनेशनल डेट है IMF वगैरह, ये देखें, इट ऑपरेट द गवर्नमेंट्स अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, लेकिन इंटरनेशनल IMF और वर्ल्ड बैंक से भी लोन यही पर लेके देता है। फिर इट सुपरवाइज द बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करता है कि बैंकिंग सिस्टम कहीं कस्टमर को वो फ्रॉड तो नहीं कर रही किसी के साथ। और रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ बैंक, और बैंकों का कंडक्ट यानी उनका बिहेवियर भी रेगुलेट करता है, चेक करता रहता है। होल्डिंग देयर डिपॉजिट्स एंड, और उनके डिपॉजिट्स भी ये होल्ड करता है। यानी याद रखें, कोई भी बैंक अगर उसके पास लोग 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो इन्होंने रिज़र्व रेशियो रखी होती है सेंट्रल बैंक ने कि 20% सारे बैंक अपना रिज़र्व का 20%, डिपॉजिट का 20% सेंट्रल बैंक में जमा करवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा है होल्डिंग देयर डिपॉजिट्स, यानी सारे कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स इनके पास भी होते हैं। एंड ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन दैम, और वो ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं डिफरेंट लोगों के बीच में। इट इज़ अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये सबसे अहम है इसका पॉइंट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी सहारा, यानी आखिरी सहारा ये बैंक होता है, बैंकों का आखिरी सहारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट।
यानी आखिरी सहारा, यानी जब बैंक डूबने वाला होता है, यानी उसने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दी है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, अब उसको अपने कस्टमर जिन्होंने डिपॉजिट कराया था उनको पेमेंट करनी है, तो वो इससे पहले कि डिफ़ॉल्ट हो, ये बैंक फिर उसे सहारा देता है, ये उसको लोन प्रोवाइड करता है, यानी बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है ताकि उनका वो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड गुजर जाए। ये सिर्फ हेडिंग्स तक आप याद रखें, इसकी आप अंदर से भी याद कर लें। सेंट्रल बैंक विल लैंड मनी टू द बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम को लैंड देता है, लैंडिंग करता है। इफ़ वन और मोर बैंक रन इनटू डिफिकल्टी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है मीटिंग पेमेंट करने में, तो इट डज दिस टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम रनिंग आउट ऑफ मनी एंड गोइंग बैंक करप्ट, और बैंक करप्ट होने से उनको बचाता है। जब उनकी मनी रन आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उससे उसको बचाता है। इट मैनेज द नेशनल गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। देखो, किसी भी मुल्क के जो फॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स हैं, डॉलर हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉलर, पाउंड या अदर फॉरेन करेंसी है, उसके रिज़र्व इनके पास होते हैं, क्योंकि जिसने भी इंपोर्ट करनी है ना, तो वो जिस मुल्क से करनी है उस मुल्क की करेंसी चाहिए, तो वो फिर सेंट्रल बैंक के पास जाके वो करेंसी पहले खरीदेगा। बीइंग ए पाकिस्तानी, अगर मुझे कोई डॉलर में कोई चीज़ बाहर से ख़रीदनी है तो मेरे पास तो डॉलर ही नहीं है, तो मैं सेंट्रल बैंक जाऊँगा, उन्हें कहूँगा कि मुझे डॉलर चाहिए, मुझे ये पेमेंट करनी है बाहर, तो वो मुझे डॉलर देंगे, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो वो पेमेंट चलती रही, और आप कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर होती हैं, जो बाहर से इंपोर्ट करनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो उनके लिए फिर ये रिज़र्व मेंटेन रखता है। अगर मार्केट में आपको डॉलर नहीं मिल रहे तो सेंट्रल बैंक से मिल जाते हैं। नेशनल गोल्ड यानी पूरे गोल्ड के भी रिज़र्व इसके पास होते हैं, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जब करेंसी इशू होती थी तो वो गोल्ड की बैकअप पे होती थी, यानी एक 100 रुपये का नोट जो इशू होना है उसके पीछे 100 रुपये का गोल्ड पड़ा होना चाहिए बैंक के पास, तो वो गोल्ड के रिज़र्व भी ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इट ऑपरेट द गवर्नमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में 3 चीज़ें डिटर्मिन होती हैं: इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट। इंटरेस्ट रेट है कि बैंक ने अगर किसी को लोन देना है तो उस पर क्या रेट चार्ज करना है इंटरेस्ट का। मनी सप्लाई क्या है कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारा हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक्सचेंज रेट क्या है कि आप की करेंसी अदर करेंसी के मुकाबले में किस रेट पे बाहर बिक रही है या खरीदी जा रही है, इस रेट को भी यही मेंटेन करते हैं। जैसा इस वक्त पाकिस्तान का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, उसके बाद उसकी गवर्नमेंट गिरने के फ़ौरन बाद डॉलर 150 से 300 तक पहुंचा, तो वो एक्सचेंज रेट की डिस्टेबिलिटी है जो कि इंतहाई डेंजरस है इकॉनमी के लिए। वो कैसे डेंजरस है उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो बस ये हेडिंग्स की हद तक आपने ये इसके फंक्शन याद करने हैं, और अंदर का मटेरियल भी याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और कल हम इंशाल्लाह द स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे उनके शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। तो इस चैप्टर का बस थोड़ा सा ही पार्ट रह गया स्टॉक मार्केट, और वो भी डेफिनेशन की हद तक है, बस वो आपने पढ़ना है, और फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, बस ये 2 ही टॉपिक हैं, और फिर हम आगे पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन एंड अर्निंग इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, तो हमें याद रखें। खुदा हाफिज़।